ठीक है बेटा, तो लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था पार्ट 1 में एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला है जिससे आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं कोई भी दो गिवन इंटीजर्स। ठीक है, तो अभी हम ले रहे हैं बेटा इंटीजर्स, मान लो कि 3 और 6। ठीक है, तो इन 3 और 6 का एलसीएम से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इन 3 और 6 का एचसीएफ, वो बराबर होगा बेटा A इंटू बी के। चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि सही है या नहीं। तो A और B क्या है अपना बेटा यहाँ पे 3 और 6, तो 3 इंटू 6। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा बेटा 3 और 6 का एलसीएम। ठीक है, फटाफट निकालते हैं। 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 3 बचेगा यहाँ पे, फिर 2 सॉरी 3। ठीक है, ये आएगा 1 1, तो इसका क्या आ जाएगा बेटा 2 इंटू 3, तो एलसीएम क्या आ गया बेटा इसका 6 है ना। और इसका एचसीएफ भी निकाल लेते फटाफट अपन। चलो फटाफट निकालेंगे 6 का और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये तो 3 से चला है और ये 2 और ये 3 और ये 3 और ये 1 कॉमन अगर देखा जाए तो 6 में क्या आएगा 2 3 इंटू 2 और 3 में 3 इंटू 1। यहाँ पे 1 लिख सकते हो, 1 हमेशा रहता है बेटा। ठीक है, जनरली अपन लिखते नहीं है बट 1 हमेशा ही रहता है। इसमें से इनका अपन कॉमन क्या मिल रहा है बेटा इसमें 3 और 1, सो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, तो एचसीएफ क्या हो गया बेटा इसका 3, तो 6 इंटू 3 कितना हो गया बेटा 80। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा ये सिर्फ 2 डिजिट्स के लिए। ठीक है, अगर 3 होंगे तो एक फॉर्मूला दिया हुआ है 10th की आपकी बुक में सबसे लास्ट में, अ नोट टू रीडर में आप देखोगे तो 3 के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है, तो वो फॉर्मूला भी आप यूज करके चेक कर सकते हो फॉर 3 डिजिट्स। ठीक है, यानी 3 6 या यहाँ पे 9 होगा या 11 12 जो भी है। ठीक है, तो नोट करने की बात थी। अब बात कर लेते बेटा एलसीएम सॉरी रैशनल प्रूव करने की। ठीक है, रैशनल पे बेटा डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका हमेशा आता है, तो डिस्कस करते हैं रैशनल। रैशनल नंबर, उससे पहले कुछ थ्योरीज जो है वो थ्योरम जो है वो मैं आपको रीड आउट करके बता देता हूँ और बता देता हूँ कि थ्योरम्स में एक्चुअली में बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, सो आपकी बुक में आप एक थ्योरम देखोगे पेज नंबर 3 पे एक थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ठीक है, सो इन्होंने बहुत बेसिक बात बोली है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। मतलब ये बोल रहे हैं, ये थ्योरम है बेटा, थ्योरम इन्होंने दी है, इन्होंने वही बात बोली है जो बहुत ऑब्वियस है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात बोली है पर इन्होंने अपने नाम से थ्योरम कर लिया है। ठीक है, जैसा कि करते आ रहे हैं विदेशी लोग। ठीक है बेटा, तो ये कहते हैं कि जितने भी कंपोजिट नंबर है, पार्ट 1 में अपन ने पढ़ा ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर कोई भी ले लो एक जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया, 14 हो गया, 25 हो गया। तो अगर बात करें अपन 6 और 9 की, दीज आर कंपोजिट नंबर, कौन से फैक्टर इनके 6 1 2 और 3,
इसका कौन से है 9 1 3, 2 से ज्यादा फैक्टर है सभी ये, सो दीज आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन नहीं बेटा, अलग अलग कर रहा हूं। ठीक है, को प्राइम वाला सीन नहीं है यहाँ पे। सो ये दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। बहुत सारे कंपोजिट नंबर्स हो सकते हैं, 6 9 1 4 हो गया अपना, 8 हो गया। ठीक है, देयर आर मल्टीपल कंपोजिट नंबर्स अवेलेबल। तो ये कह रहे हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर का, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। गजब की बात बोली इनने, देखो कोई भी नंबर है उसको आप प्राइम नंबर के टर्म्स में, प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, 2 into 3। हाँ भाई, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो भी अपने को प्राइम नंबर ही आता है। सो 9 की बात कर लेते हैं, तो इसको भी लिख सकते हैं बेटा 3 into 3, ऑब्वियस सी बात है। और अगर बात करें तो 16 की, तो इसको भी प्राइम नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे बेटा, 2 फिर क्या बचा, फिर 2 4 फिर 2, और किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। ये उन्होंने अलग से लिख दिया है कि ऑर्डर चेंज हो सकता है, इधर इधर 3 तो इधर आ जाएगा, इधर ये तो इधर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई नई बात नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं थ्योरम 1। ये थ्योरम 1.1 है, सॉरी थ्योरम 1.1 एज पर दी एनसीईआरटी थ्योरम ये 1.1 है। ठीक है, अब बात करते हैं थ्योरम 1.2 की। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, प्रूव करने के लिए, रैशनलाइजेशन प्रूव करने के लिए ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। थ्योरम 1.2, थ्योरम 1.2 ये क्या बोलता है, तो बेटा थ्योरम 1.2 बोलता है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर। P जो है एक प्राइम नंबर, P जो है एक प्राइम नंबर। इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर ये P एक प्राइम नंबर अगर एक नंबर के स्क्वायर को या एक इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब इफ P, थ्योरम इफ P डिवाइड्स a square then P divides a, then P divides कोई नई बात नहीं बेटा। अगर मान लो ये जो है a, अगर मान लो ये है 16, इसको अपन लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, है ना। अगर P 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी 16 को डिवाइड कर रहा है, और P क्या है, प्राइम नंबर है, तो वो A को भी डिवाइड करेगा, यानी 4 को भी डिवाइड करेगा। बस इतना कहना चाह रहे हैं। लेट्स सी, प्राइम नंबर जो 16 को डिवाइड कर रहा है वो कौन सा होगा बेटा, 2। 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो 2, ठीक है, 8 फिर 2 फिर 4 फिर 2 फिर 2 फिर 2, क्या आ गया 2। अच्छा, यहाँ अगर मैं बात कर लूँ 3 के स्क्वायर की, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 3 into 3 9। अच्छा, 9 की बात करूँगा तो फिर 9 में कितना है 3, फिर आगे 3 और ले लो कैसा स्क्वायर, लेट्स से स्क्वायर ऑफ 7, या फिर लेट्स से स्क्वायर ऑफ 6 का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक, 6 का स्क्वायर होता है बेटा 36, 36 होता है बेटा। अब 36 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, 36 2 से जाएगा पहले, फिर 18, फिर 2 से जाएगा, फिर 9, फिर 3 से जाएगा, फिर 3, फिर 3, फिर, तो इसके प्राइम फैक्टर P कौन सा हो गया, इसके एक तो 2 है, एक 3 है, 2 प्राइम नंबर है। अब यहां से बात करते हैं बेटा, थ्योरम ये बोलता है कि इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर देन P डिवाइड्स a, है ना। मतलब P अगर 16 को डिवाइड कर रहा है, ये P 16 को डिवाइड कर रहा है, P क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा है, 2। 2 अगर 16 को डिवाइड कर रहा है तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा, सही है।
इस पर चेक कर लेते एक बार। पी क्या है? प्राइम नंबर। वो डिवाइड कर रहा है 3 के स्क्वायर को, मतलब 9 को डिवाइड कर रहा है। अगर ये 3 9 को डिवाइड कर रहा है तो 3 को भी डिवाइड करेगा। 3 डिवाइड बाई 3 करेगा, बिल्कुल करेगा। वही बात करते हैं 6 की। अगर पी क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है, जो कि 36 को डिवाइड करता है। कौन कौन से प्राइम नंबर 36 को डिवाइड कर रहे हैं? एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया, है ना, एक 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है। दो अगर 36 को डिवाइड करेगा तो 2 6 को डिवाइड करेगा। सकते हैं, बिल्कुल सकते हैं। अच्छा, 3 अगर 37 को डिवाइड करेगा तो 3 6 को भी डिवाइड करेगा। यही है बेटा थ्योरम, ठीक है, नोट कर लेना, ये हमेशा यूज में आता है। एनसीईआरटी में थ्योरम 1.2 दिया है, ठीक है, और कुछ एग्जांपल में वहां पे 1.3 थ्योरम देते हैं, ठीक है, क्योंकि थ्योरम 1.3 जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, थ्योरम 1.3 में डायरेक्टली दिया हुआ है कि √3 जो है इज इरैशनल, फिर इसको प्रूव किया गया है ना। तो एक बार चेक कर लेना आपके क्लास टीचर ने क्या करा है, 1.2 लिखा है या 1.3 लिखा है। तो बेस्ड ऑन दैट ब्रैकेट में जब आप उसमें रीजन लिखोगे तो आप 1.3 लिख देना या 1.2 लिख देना, ठीक है, जो आपके क्लास टीचर ने करा है। सो मेन बात ये है कि आपको ये पता रहना चाहिए, ये रीजन आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा √3 या √2 इरैशनल क्यों है। चलो एक क्वेश्चन ले लेते इसी में से। प्रूव दैट √3 इज इरैशनल, ठीक है, प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट कि √3 जो है वो इरैशनल है, इरैशनल है। मेरे फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था बेटा इरैशनल इस कैटेगरी में आते हैं। इरैशनल को अपन p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और जिसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर, जिनको फ्रैक्शन में लिखते हैं, ठीक है। इरैशनल नंबर्स मैंने बताए थे √3 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन, ये आपने पढ़ा नहीं बट ठीक है, ये जो सारे हैं ये इरैशनल नंबर्स है। अब अपने को बस प्रूव करना है कि ये जो है ये p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते। चलो, इसको प्रूव करने से पहले डायरेक्टली, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं कि इसको हम प्रूव करें कि ये रैशनल है, तो हम इनडायरेक्ट वे में इसको प्रूव करते हैं। हम पहले ये मान लेते हैं कि √3 एक रैशनल नंबर है, और हमने जो माना अगर वो गलत हो गया, अगर स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो फिर क्या हुआ? स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है। अगर हमने ये मान लिया कि √3 जो है वो रैशनल है और हमारा मानना अगर गलत हो जाएगा तो बाय डिफॉल्ट ये √3 क्या प्रूव हो जाएगा? इरैशनल। तो यही चीज है बेटा, इसी तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, और इसी तरीके से सीबीएसई एनसीईआरटी में दिया हुआ, ठीक है। सो लेट्स अज्यूम कि √3 क्या है बेटा? √3 अज्यूम कर रहे हैं एक रैशनल नंबर है, √3 एक रैशनल नंबर है। तो मतलब ये भी हो गया कि भाई √3 अगर एक रैशनल नंबर है तो वो p/q के फॉर्म में हो जाएगा, है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो जाएगा। तो अगर √3 रैशनल है तो p/q के बराबर होगा। और साथ में हम एक और चीज मान रहे हैं कि वेर q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर q 0 हो गया तो ये तो इंफिनिटी पे चला जाएगा ना। एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, ठीक है। हालांकि नॉट डिफाइंड का मतलब अलग होता है, बट दिस गोज टू इंफिनिटी, ठीक है। 1/0 इज इंफिनिटी, तो इंफिनिटी, इसलिए कंडीशन लिख देते हैं कि q 0 के बराबर नहीं है। और एक और कंडीशन क्या लिखी है, q नॉट इक्वल टू 0 एंड